आइए दोस्तों, पार्टनरशिप का 7th सेशन शुरू हो रहा है। आपका रिस्पांस अभी तक अच्छा है। व्हाट्सएप पे आपके डाउट्स आ रहे हैं, सो इट इज़ एन इनकरेजिंग साइन के जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं। सो कीप अप द गुड वर्क एज वी जनरली वुड से। लास्ट सेशन में मैंने आपको पार्टनरशिप के बेसिक्स दिए थे, कुछ एडजस्टमेंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। अभी सम सॉल्विंग शुरू करने के पहले certain highlights which we have already covered in our discussion earlier, I would like to give them again. तो वापस एक बार वो सारे highlights देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग सम सॉल्विंग आज से शुरू करेंगे। ट्रायल बैलेंस का कोई भी आइटम होगा उसका एक ही इफेक्ट होता है, याद रखना है हमको। एडजस्टमेंट्स के दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। मुझे आपको ये मैकेनिकली नहीं करवाना, फुल प्रूफ, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर 12th बुक कीपिंग अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। 15 मार्क आपके अश्योर्ड है। तो पार्टनरशिप के सम को हम लोग अगर ढंग से काम करेंगे तो 15 आउट ऑफ 15 मिल सकता है यहाँ। दैट विल बूस्ट अप योर चांसेस ऑफ गोइंग इनटू 90+ जोन, प्रोबेबली 100 ऑल्सो। तो ये एक्यूरेसी हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में आना चाहिए। इसके लिए माइंड को क्लियर रखो, ऑब्जेक्टिव रखो, और उस ऑब्जेक्टिविटी के साथ हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक को अप्रोच करेंगे। प्रॉब्लम दिया होगा, मतलब ट्रायल बैलेंस दिया होगा, नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। तो स्टूडेंट्स को मुझे सबसे पहले ये कहना है कि जो एडजस्टमेंट्स है उसका पहले आप इफेक्ट दें। एडजस्टमेंट्स का इफेक्ट देने के बाद फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस को स्क्रीन करेंगे, आइटम बाय आइटम आप उसका इफेक्ट दे दोगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, एडजस्टमेंट्स के दोनों इफेक्ट्स दे दिए, मतलब एडजस्टमेंट सॉल्व कर लिए, और फिर ट्रायल बैलेंस का इंडिविजुअल एक इफेक्ट दे दिया। मतलब प्रॉब्लम पूरी तरह से कवर होगा। ये छूट गया, ये रह गया, ये मुझे समझा ही नहीं वगैरह कोई टॉपिक आना ही नहीं चाहिए। एवरीथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड ओवर हियर। तो ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स इज द बेसिक थिंग टू स्टार्ट विद। वेजेस एंड सैलरीज अगर दिया है आइटम तो वो ट्रेडिंग में जाएगा। वेजेस मेजॉरिटी होंगे और सैलरीज माइनॉरिटी होंगे। सैलरीज एंड वेजेस होगा तो सैलरीज मेजॉरिटी होंगे, वेजेस माइनॉरिटी में रहेंगे। इसके लिए P&L में डेबिट होगा। तो वेजेस एंड सैलरीज अगर वर्डिंग आया तो आप ट्रेडिंग में डेबिट करोगे, सैलरीज एंड वेजेस आया तो आप P&L में डेबिट करोगे। नेक्स्ट है एक जनरल रूल बता रहा हूं, कुछ भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिस देते समय, P&L का बेसिस देते समय मैंने आपको बताया था कौन कौन से आइटम्स डायरेक्ट होते हैं, कौन कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। तो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट करेंगे। कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो P&L के डेबिट साइड में होगा। ये मैं इसके लिए बता रहा हूं, हम लोगों ने पूरा ट्रेडिंग, पूरा P&L किया है, सारे इलस्ट्रेटिव आइटम्स आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी एक आइटम हम लोगों ने जो बुक में नहीं, बहुत मतलब 99.99% के चांसेस नहीं है, पर 0.01% अगर आपको यहाँ पे याद नहीं आया कि हम लोगों ने ये सॉल्व नहीं किया था और ऐसे वाला आइटम पहली बार देख रहे हैं, तो उसमें कॉमन सेंस यूज करो। डायरेक्ट एक्सपेंडिचर ट्रेडिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर P&L। ये कॉमन सेंस यूज करने के लिए इसके लिए मैं कह रहा हूं 99.99% हम लोग जो देखने वाले हैं वही आएगा, लेकिन हम लोग तैयारी करके रखते हैं माइंड में कि भाई क्या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ये जो चीज है हमेशा मैं देखता हूं, 11th स्टैंडर्ड में भी ये चीज थी। लोगों को ये मैकेनिकली समझाया जाता है, एड सो एंड सो, लेस सो एंड सो, ऐसे मैकेनिकली समझाया जाता है। मैं आपको ये लॉजिकली समझाऊंगा। अगर एक बार लॉजिक एस्टैब्लिश किया और उस लॉजिक से रिवीजन किया तो मुझे लगता है आपको मगिंग का पूरा भूल जाना है। नहीं तो हम लोग हमेशा बोलते हैं, अगर आपको याद है तो, बैड डेट्स, एड, न्यू, लेस, ओल्ड वगैरह, वो क्यों करते हैं, ये रेलेवेंस जो है वो मैं आपको बताऊंगा। और
वो रेलेवेंस समझने के बाद, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे लिखा है आइडियली वी विल ओपन लेजर्स। तो एक बार लेजर खोलने के बाद आपको समझेगा ओके ये इसकी वजह से हो रहा है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नहीं है या रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अगर नहीं है और सिर्फ बैड डेट्स हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे। ये पूरा डिटेल में डिस्कशन इसके लिए मैं कर रहा हूं, ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, बाद में हर एक जगह पे आपको ये आने वाले हैं एडजस्टमेंट्स, और बाद में मतलब FY BCom में भी आएगा, आपके प्रोफेशनल स्टडीज में भी आएगा, हर एक जगह पे आपको इसका फायदा होगा, ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूं। तो मगअप नहीं करना। ये क्यों करते हैं, ये एक बार आपने रेलेवेंस उसका समझ लिया तो बहुत आसान होगा। रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल ऑलवेज बी आफ्टर गिविंग इफेक्ट टू बैड डेट्स एंड RDD। यहां पे भी आपका कॉमन सेंस चलाइए। आपके 100 रुपए के डेटर्स हैं, उसमें से मान लीजिए 5 रुपीज आर बैड, तो क्या आप उनको डिस्काउंट देंगे? द आंसर इज नो, यू विल नॉट गिव देम द डिस्काउंट। सो 100 रुपीज के डेटर्स हैं, उसमें से 5 बैड डेट्स होने वाले हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 100 में से 5 निकल गए, बैलेंस को ही हम लोग डिस्काउंट देंगे। तो जो मुझे बैड डेट्स देगा उसको मैं डिस्काउंट क्यों दूं? इसके लिए रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स विल ऑलवेज बी आफ्टर बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। हिडन एडजस्टमेंट्स कुछ कुछ होते हैं, वो क्या है वो हम लोग जैसा ही सम आपको सामने आएगा वहां पे मैं स्ट्रेस अपॉन करूंगा, बट यू हैव टू वॉच आउट फॉर हिडन एडजस्टमेंट्स, दैट इज फॉर सर्टेन। क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन एट आइदर एक्चुअल कॉस्ट और मार्केट वैल्यू, व्हिचएवर इज लेस। सो कभी कभी वो देंगे क्लोजिंग स्टॉक इज एट 100 and market value is 90, so we will have to select 90. कमीशन, पार्टनर को कभी कभी कमीशन दिया जाता है, वहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन या नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन वॉच करना है। एग्जाम्पल गिवन, कमीशन इज 5%, अभी 5% मतलब 5 भी आ गया और 100 भी आ गया। डू यू अग्री? कमीशन इज 5% मतलब 5 भी आ गया और 100 भी आ गया। तो ये जो 100 है वो क्या है? कमीशन इज नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन का 5% है या आफ्टर का है, ये हम लोगों को जानना है। मान लीजिए नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन है, तो सारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया हमने कमीशन के पहले, वो आ गया 100 माइनस कमीशन बिफोर, थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन 100 माइनस कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन विल देन बी 95 एज द बैलेंसिंग फिगर। वही नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का अगर 5% है तो क्या चेंज होगा? 5 तो कॉमन हो गया, आपको वॉच आउट क्या करना है? वर्डिंग के ऊपर। वर्डिंग क्या है? अगर बिफोर कमीशन है तो ये 100 है, 5 माइनस होगा। माइनस क्यों होगा? आपका प्रॉफिट कम होगा ना, पार्टनर को कमीशन दे दिया तो फर्म का तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो 100 माइनस 5 इज 95। और दूसरा, नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 5%, परसेंट मतलब पर 100, तो अगर ये 100 है और ये 5 है तो आपके प्रॉफिट्स 105 होंगे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया होगा। हाउ डू यू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट? सबको पता है, नेट प्रॉफिट्स आर कैलकुलेटेड दिस वे, क्रेडिट साइड माइनस डेबिट साइड, दैट विल गिव अस नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आया है दैट इज बिफोर कमीशन, वो यहां पे लिखा आपने जो कुछ होगा। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मान लीजिए वो 1 लाख रुपया है, तो ये सिचुएशन में क्या आएगा? 1 लाख रुपया इज 100, 5000 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 100 इज 1 लाख, so 5 is how much? और वही
बी सिनारियो में अगर देखने का है तो अभी ये वाला इक्वेशन पक्का हो गया 105,500 और ये है 1 लाख, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5 ये अमाउंट आपको मिलेगा और बैलेंसिंग फिगर जो है वो इधर लिखेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। 1 लाख कैलकुलेटर पे कैसे लिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 105 इंटू 5 इंटू 100 ये अमाउंट आ जाएगा। और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी फॉर 6 मंथ्स। कमीशन का एडजस्टमेंट एक बार आपको सेटअप समझ में आ गया, 5% जो मैं बता रहा था, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन या आफ्टर कमीशन, तो ये 5 है, तो आइदर ये 100 होगा या ये 100 होगा, दोनों में से एक 100 होगा। बैलेंसिंग फिगर आपके सामने होगा, ये आपको पता है। कमीशन माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन माइनस कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो एक बार सम में आएंगे, सम में अमाउंट्स आएंगे आपके, तो आपको अच्छी तरह से और समझेगा। सो अपना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है बिफोर सॉल्विंग सम्स। आज का जो अपना ये पर्टिकुलर पार्ट है, वहां पे ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट आइटम्स अपीयरिंग इन ट्रायल बैलेंस। मगिंग अप करने का और एक डिसएडवांटेज ये है दैट यू डायरेक्टली जंप टू कंक्लूजन, आप उसके बारे में सोचते ही नहीं है। ये आया है, ये सामने दिख रहा है, मतलब इसका ये इफेक्ट्स। जब हम लोग ये सोचते कि ये क्यों करना है, तब आपको ये वाला एक इंसाइट मिलेगा। तो आपका कंफ्यूजन जिस वजह से हो सकता है वो पॉइंट्स में यहां पे क्लियर करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर आइटम्स अपीयरिंग इन द ट्रायल बैलेंस। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स है उसका एक ही इफेक्ट हो सकता है, उसके 2 इफेक्ट्स हो नहीं सकते। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमको पढ़ाया जाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में एक्सपेंडिचर में ऐड कर दो और उधर लायबिलिटी करके दिखा, और फिर उसी स्टूडेंट को जिसने ये मैकेनिकली किया है वो अगर ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा तो वो कंफ्यूज हो जाता है स्टूडेंट। तो मेरे स्टूडेंट्स मतलब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का एक ही इफेक्ट आता है, ये तो हमको पता है, और ये ट्रायल बैलेंस में आया है मतलब उसका एक ही इफेक्ट जाना चाहिए। ये भी कॉमन सेंस, ये कॉमन सेंस में बार बार यूज इसके लिए करता हूं क्योंकि उसके लिए आपको अकाउंटिंग का कुछ नॉलेज की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए। और एक बार वो आपकी समझ बढ़ने लगी, दैट इज व्हाट इज द बेसिक इंटेंशन ऑफ ऑल दिस लेक्चर्स। तो ये सीरीज ऑफ लेक्चर्स का मकसद क्या है कि आपके थॉट प्रोसेस को हम लोग प्रोवोक करें। एक बार आप थिंकिंग शुरू कर देते हैं उस टॉपिक में, तो फिर अपने आप जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो करेक्ट आ जाएंगे, या एप्लीकेबिलिटी ऑफ दैट विल बी करेक्ट, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू योर प्रैक्टिसिंग एट होम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात चल रही है। अगर ट्रायल बैलेंस में दिया तो एक ही इफेक्ट है, तो ये वर्डिंग का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर। तो 31 मार्च को, ईयर एंड को, हम लोग ये खर्चा अभी भी दे नहीं पाए थे, मतलब खर्चा इनकर तो हुआ, अक्रूवल बेसिस पे खर्चा हुआ है, लेकिन हम लोगों ने पे नहीं किया, तो हमारा लायबिलिटी है ये। हम लोगों ने खर्चा किया, आपने फोन पे किसी चीज का ऑर्डर दे दिया, आपने अभी पैसा दिया है क्या, नहीं, अक्रूवल बेसिस पे खर्चा तो हो गया, जैसे ही वो गुड्स डिलीवर हो जाएंगे आपको पैसा तो देना पड़ेगा। सो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर हो गया फॉर द टाइम बिंग, और इसके लिए वो हमारा लायबिलिटी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द सिमिलर साइड, स्पेशली इंश्योरेंस में ये बार बार आता है। इंश्योरेंस क्या होता है, आपने 1 जनवरी को कार ले ली थी, कार वॉज परचेस्ड बाय यू ऑन 1 जनवरी, तो उसका इंश्योरेंस 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ऐसे पूरे साल भर के लिए जाएगा। और आपका ईयर एंड मान लीजिए 31 मार्च है, तो क्या हुआ, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स, अप्रैल टू दिसंबर, नेक्स्ट 9 मंथ्स फॉल इन द नेक्स्ट ईयर। सो ये 9 महीने का जो खर्चा है दैट इज प्रीपेड एक्सपेंडिचर, ये आपका पैसा पहले से गया हुआ है, तो फॉर द टाइम बीइंग वी विल ट्रीट इट एज एन असेट। व्हाई, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। देखो हम लोगों ने एकदम बेसिक्स में चले जाओ, एवरी लायबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एवरी असेट विल हैव अ डेबिट बैलेंस, और जैसे लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस है वैसे इनकम का भी क्रेडिट बैलेंस है।
और जैसे एसेट का डेबिट बैलेंस है वैसे एक्सपेंडिचर का भी डेबिट बैलेंस है। तो हम लोग यहाँ पे वापस एक बार कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू में आते हैं। जिस चीज का खर्चा करंट ईयर के लिए नहीं हुआ वो नेक्स्ट ईयर का खर्चा अगर मैंने करंट ईयर में किया है तो फॉर द टाइम बिंग आई विल ट्रीट इट एज एन एसेट। सिमिलर लाइंस पे आउटस्टैंडिंग इनकम विजुअलाइज करो। आपने डिबेंचर्स में कंपनी के पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 31 मार्च हो चुका है, तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट आना चाहिए। कंपनी के इंटरनल रूल्स के अनुसार, एज पर द इंटरनल रूल्स ऑफ द कंपनी, इंटरेस्ट विल बी पेएबल ऑन 30th जून एंड 31st दिसंबर, ट्वाइस इन अ ईयर। तो 30th जून को, और हमारा ईयर एंड है 31st मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने का इंटरेस्ट हमारा अक्रू तो हुआ है, लेकिन वो पैसा बुक में दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि कंपनी के इंटरनल रूल्स के हिसाब से वो 30 जून को पैसा देने वाले हैं। तो अगर वो 30 जून को पैसा देने वाले हैं तो 31 मार्च तक का मेरा इनकम, मुझे तो इनकम बुक करना पड़ेगा ऑन अक्रूअल बेसिस। तो अक्रूअल बेसिस पे इनकम को क्रेडिट किया, हाथ में पैसा नहीं आया, क्रेडिट ऑन द इनकम्स। सो क्रेडिट तो कर दिया इनकम को, हाथ में पैसा आया है क्या, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट है क्या? द आंसर इज नो। इसके लिए फॉर द टाइम बिंग आउटस्टैंडिंग इनकम विल बी ट्रीटेड एज एन असेट। तो आउटस्टैंडिंग इनकम टू इनकम ऐसा जर्नल एंट्री हम लोगों ने कर दिया। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज लायबिलिटी, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ये प्री रिसीव्ड इनकम है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो अगले साल के लिए करंट ईयर में बुकिंग ले लिया आपने, एडवांस बुकिंग, वो अगले साल के लिए, वो अगले साल का इनकम है। जैसे ऊपर बता रहा था मैं, अगले साल का इनकम है, तो वो इनकम में क्रेडिट होगा अगले साल। तब तक फॉर द टाइम बिंग आई विल ट्रीट इट एज अ लायबिलिटी। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज अ लायबिलिटी। पैसा आया है लेकिन P&L के क्रेडिट साइड में नहीं जाएगा, इसके लिए फॉर द टाइम बिंग आई विल शो इट एज अ लायबिलिटी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही वो नेक्स्ट ईयर आएगा, आई विल कन्वर्ट दैट लायबिलिटी इनटू इनकम। डिप्रिसिएशन, नॉर्मली स्पीकिंग डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट्स होते हैं, असेट का वैल्यू कम हो गया और P&L को डेबिट हो गया। लेकिन अगर डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो उसका एक ही इफेक्ट आना चाहिए, और वो कहां आएगा? डिप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। इसके लिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असेट का वैल्यू कम करके ही आया होगा। ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या है? एक इफेक्ट पहले से दे चुके हैं, दूसरा ही इफेक्ट देने का बाकी है, और वो दूसरा इफेक्ट हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, सेम लॉजिक, जैसा डिप्रिसिएशन का है वैसे ही है। असेट में उसका इफेक्ट चला गया होगा, और जो दूसरा इफेक्ट है तो हम लोग लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट या कोई भी असेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। ऑन द सिमिलर लाइंस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट अगर ये ट्रायल बैलेंस में आया तो हम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। लॉस की जगह पे अगर प्रॉफिट होगा तो P&L को हम क्रेडिट करेंगे। गुड्स विथड्रॉन बाय द पार्टनर का एक ही अगर इफेक्ट देने का है तो क्या होगा? किसने विड्रॉ किया? पार्टनर ने। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल अकाउंट में, अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होगा तो करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट अगर मेंटेन करते होंगे तो उधर डेबिट कर दो, और अगर कैपिटल अकाउंट जो फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। मतलब गुड्स में इफेक्ट दे चुके हैं, स्टॉक्स में इफेक्ट्स दे चुके हैं, सिर्फ पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में इफेक्ट देने का बाकी है, उसको डेबिट करेंगे। डेबिट द रिसीवर, ये रूल है, इसके लिए हम लोग उसको डेबिट कर देंगे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, कुछ भी होगा तो ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। सारे रिजर्व, सारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कहां दिखते हैं? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, कैपिटल के नीचे। ये सारे फंड्स, रिजर्व्स, बिजनेस के सारे रिजर्व्स, बिजनेस के सारे फंड्स किसके हैं? तो जो बिजनेस के ओनर्स हैं उनके हैं। तो फर्म के लिए वो लायबिलिटी है, वो किसको देना है? फर्म ने सामने वाले को, मतलब पार्टनर जो होगा, प्रोप्राइटर जो होगा उसको। तो कोई भी जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड होगा, दिस इज कॉल्ड एज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट्स अक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको लायबिलिटी साइड में। ये लायबिलिटी बिजनेस के लिए है, पार्टनर के लिए अच्छी न्यूज है।
अगर बिजनेस में अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो पार्टनर के लिए वो अच्छी न्यूज है। आगे बढ़ते हैं। डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया, पब्लिक से डिपॉजिट ले लिया तो हमारा क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया। ये कौन ले सकता है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ले सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी नहीं ले सकती पब्लिक से डिपॉजिट। दैट्स व्हाई डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, फिक्स डिपॉजिट जैसा होगा उनका, जैसा फिक्स डिपॉजिट बैंक में आप इन्वेस्ट करते हो वैसा कंपनी में, तो कंपनी के लिए तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ भी नहीं बताया है सैंपल्स के बारे में, गुड्स जा चुके हैं बाहर तो वो हमारा खर्चा है, प्रमोशनल एक्सपेंडिचर है, इसके लिए फ्री सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब क्या है, या हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, फिर से एक बार बता रहा हूं, जहां पे डेबिट्स और क्रेडिट्स में ट्रायल बैलेंस के फर्क आया और उसका रीजन मालूम नहीं है हमको, व्हाई दिस हैज हैपेंड, ये हमको पता नहीं, वो ढूंढने के लिए तब तक सस्पेंस है। सस्पेंस मूवी मालूम है आपको, वैसा ही है फॉर द टाइमिंग अकाउंटेंट के लिए सस्पेंस है कि ये फर्क क्यों आ रहा है, वो ढूंढना है उधर, एंड दैट्स द रीजन व्हाई सस्पेंस अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस होगा आप असेट में डाल दो, क्रेडिट बैलेंस होगा तो लायबिलिटी में डाल दो। और लास्ट आइटम है एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट्स का, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। ये क्या है, आपने आपके बिल्स रिसीवेबल जो है, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स, ये आपके बिल्स रिसीवेबल है जो आपने बैंक को दे दिए, क्या ये बैंक का प्रॉपर्टी हुआ है, नहीं, वो आपका ही प्रॉपर्टी रहेगा, लीगली स्पीकिंग वो आपका ही प्रॉपर्टी है, सिर्फ बैंक को एजेंट करके आपने वो दे दिए कि भाई जिस दिन ड्यू डेट होगा साहब उस दिन ये बिल आप कलेक्ट कर लेना सामने वाले से। जो मैं ड्रॉअर हूं, कोई ड्रॉई है तो ड्रॉई के घर पे जाके वो बिल का पैसा लेके आने का है, उसको बिल दिखा के, आपको मालूम होगा बिल्स रिसीवेबल में 3 दिन मिलते हैं, 3 days of grace are always given from the due date, तो वो 3 दिन के अंदर अंदर बैंक जाएगा, हम बैंक को कमीशन दे देंगे, as our financial advisor you are providing that service to us, very good, take these bills, go to the drawee, collect the money on the due date from the drawee। तो ये काम हम लोगों ने अपना एजेंट समझ के बैंक को दे दिया, बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स। तो ये बिल्स किसके हैं, मेरे ही है, तो बिल्स रिसीवेबल जैसा मेरा असेट होता है वैसा बिल्स फॉर कलेक्शन जो है वो भी मेरा असेट ही है। सो बैंक फॉर कलेक्शन ऑफ बिल्स, बैंक इज वर्किंग एज योर एजेंट फॉर व्हाट, फॉर कलेक्टिंग योर बिल्स। बिल्स मतलब बिल्स रिसीवेबल, सो बिल्स रिसीवेबल अगर असेट है तो ये भी एक असेट है। ओके, सो यहां पे हम लोगों ने जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स है उसके भी सारे बेसिक्स देख लिए। अपना नेक्स्ट सेशन जो होगा वहां पे हम लोग डायरेक्टली सम सॉल्व करेंगे। पार्टनरशिप में अभी तक हम लोगों ने जो कैपिटल अकाउंट्स का जो पार्ट था, करंट अकाउंट का पार्ट था, उसके सम्स किए, उसके बाद हम लोग फाइनल अकाउंट्स में गए हैं। फाइनल अकाउंट्स का सारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको लास्ट 2-3 सेशंस में दिया है और इसके आगे हम लोग अभी सम सॉल्विंग सेक्शन करेंगे कम से कम, मतलब क्योंकि ये 15 मार्क्स आपके हाथ में आने ही चाहिए, तो वो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट को होना चाहिए मेरे। इसके लिए ये 15 मार्क्स आपके होने के लिए जितने ज्यादा सम्स जैसे यहाँ पे देखोगे वैसे के वैसे अगर आप घर पे करोगे तो आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि आपको 100% मार्क्स इस टॉपिक पे मिलेंगे। सो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप लाइक करेंगे ये चैनल, इसको आप सब्सक्राइब करो, मतलब आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं अपलोड करता हूँ वीडियो तो आपको पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैं हमेशा लिखता हूँ 12th स्टैंडर्ड का जो कंटेंट है, क्योंकि प्रोफेशनल के लिए भी हम लोग कंटेंट्स बनाते हैं तो वो भी हम लोग अपलोड करते हैं। तो आपको सिर्फ 12th अगर आपने मेरे चैनल पे गए तो आपको पता चलेगा कि इतने सारे वीडियोस हुए हैं, इतने इकोनॉमिक्स के हुए, इतने अकाउंट्स के हुए। जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था ये सारे वीडियोस हम लोग सीरीज बाय सीरीज इस पर्टिकुलर एंड ऑफ द ईयर तक सारे कंप्लीट करने की कोशिश होगी, सारे सब्जेक्ट्स की, सो दैट यू विल बी गिवन सफिशिएंट टाइम इन द एग्जाम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, these are all coming absolutely free of cost for you। तो जल से पतला ज्ञान है, please keep distributing the good work which we are doing for the students। Thank you so much।